हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट। सो आज का टॉपिक है हमारा ऑडिट ऑफ बैंक्स। बैंक्स के ऑडिट के बारे में बहुत ही सिंपल शब्दों में हम समझेंगे कि बैंक ऑडिट क्या है, इसको कैसे करें। फर्स्ट, व्हाट इज ऑडिट। ऑडिट समझ लेते हैं, ऑडिट क्या होता है। फिर हम ऑडिट किसी का भी करें, हम बैंक का करें, कंपनी का करें, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न का करें, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का करें, स्कूल का करें, किसी का भी कर सकते हैं, हॉस्पिटल का करें। सो व्हाट इज ऑडिट। ऑडिट मीन्स क्या करना, ऑडिट में हमें क्या क्या करना होता है। चेक करेंगे, ठीक है, वेरीफाई करेंगे एंड रिपोर्ट कर देंगे। बेसिक बेसिक सी चीज है। चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे और रिपोर्ट करेंगे। तो क्या मैं रिपोर्ट कर सकता हूँ विदाउट चेकिंग एंड वेरीफाई? करूंगा तो वो क्या होगी, गलत भी हो सकती है, जो मैंने चेक ही नहीं किया। सो इसको जो है क्या करता है, इसको मनाही है हमारे। क्यों मनाही है इसकी करने की? कि भाई जब आप ऑडिटर हैं तो ऑडिटर के लिए क्या दिए गए हैं, ऑडिट स्टैंडर्ड्स। आपको जो चेकिंग करनी है, आपको जो वेरिफिकेशन करना है, एज पर द ऑडिट स्टैंडर्ड हमें क्या करना है, ऑडिट। ऑडिट हम किसका करेंगे, अकाउंट्स का, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली बेसिकली क्या क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस। इनको हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये अलोंग विद एनेक्सर्स होंगे, लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा बस बेसिक बेसिक समझ रहे हैं। तो हम किसका ऑडिट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का एंड बैलेंस। तो इनको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, तो ऑडिट समझ में आ गया हमारे को। अब हम कहां पर चलेंगे, ऑडिट ऑफ बैंक्स। चलिए, अब बैंक्स का ऑडिट करना है हमें, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस भी इंस्टीट्यूशन का हम ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं, हमें उसका नेचर ऑफ वर्क जानना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम बैंक में जा रहे हैं ऑडिट करने के लिए। सो बैंक में पहुंचेंगे तो बैंक में क्या होता है, बैंक का बेसिक वर्क क्या है, फाइनेंसिंग, लोन देना और डिपॉजिट्स लेना, अपार्ट फ्रॉम अदर सर्विसेज। बेसिक फंक्शन क्या है बैंक के, कि वो लोन देता है। लोन की कई फॉर्म होती है, वो हम आगे जाके बात करेंगे। और वो क्या लेता है, पैसे लेता है। पैसे किस चीज में लेता है, डिपॉजिट के रूप में, एफडी के रूप में। इसके अलावा और भी सर्विसेज कर देता है वो, अदर सर्विसेज। हम उसके डिटेल में यहाँ नहीं जाए। तो ये हमें समझ में आ गया। अब ये देखिए कि जब भी हमें कोई सब्जेक्ट समझना हो तो उसमें क्वेश्चन मार्क लगाओ, कई सारे क्वेश्चन मार्क लगाओ। पहला क्वेश्चन मार्क, कब, क्यों, कैसे, कौन, कहाँ। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन मार्क है? ओके, हाउ। बताइए, कोई और क्वेश्चन मार्क है? हाउ। हाउ। तो हाउ को मैंने कैसे बता दिया। नाउ, पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन मार्क, कब। तो ऑडिट हम कब करेंगे, क्या हमें सपना आ रहा है कि हमें बैंक का ऑडिट करना है? तो ऑडिट हम करेंगे आफ्टर गेटिंग अपॉइंटमेंट लेटर। कब करेंगे ऑडिट, जब हम अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। ठीक, अपॉइंटमेंट लेटर कैसे मिलेगा। अब अपॉइंटमेंट लेटर जो मिल रहा है हमें, ये डिफरेंट डिफरेंट एक्ट में डिफरेंट तरीके से मिलता है। अब सर ये तो बड़ी अजीब बात बता रहे हो आप। नहीं, ये अजीब बात नहीं बता रहा भाई मैं। देखिए, ऑडिट क्या होता है, अंडर कंपनीज एक्ट होता है। जब हम कंपनी का ऑडिट करते हैं तो किसमें करेंगे, अंडर कंपनीज एक्ट में रिपोर्ट देंगे। जब हम बैंक्स का ऑडिट कर रहे हैं तो हम किसमें, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत हम रिपोर्ट देंगे। ठीक है, जब हम केवल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप का कर रहे हैं ऑडिट, तो वहां पर स्पेसिफिक एक्ट नहीं है, तो हम किस में करते हैं, और उसकी टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट के ऊपर चली जाती है, तो हम उसमें वहां क्या करते हैं, टैक्स ऑडिट करते
तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया ऑडिट के बारे में अलग अलग। तो कौन करेगा ऑडिट? अब क्या था क्वेश्चन हमारा, कब करेंगे? तो कब में आ गया हमारा, जब हमें अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाए। ठीक है, अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद में हम अपनी एक्सेप्टेंस देंगे उसके ऊपर। एक्सेप्टेंस देने के बाद हम उन्हें कम्युनिकेट कर देंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑडिट प्रोग्राम पर। ठीक है, चलो। तो ये कब की बात होगी। अभी साथ साथ इसमें जोड़ लेते हैं कि कौन कर सकता है, कौन, वो लिख लेते हैं। कब समझ में आ गया, अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, सब कुछ आएगा। और ये अपॉइंटमेंट लेटर अभी चल रहे हैं आज की डेट में। अब जो रिसेंटली बैंक ऑडिट शुरू होंगे, वो कब से शुरू होंगे, 1 अप्रैल से शुरू होंगे। तो यानी हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च को। तो हमें जो ऑडिट करना होगा 31 मार्च तक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करना होगा। और कब हम रिपोर्ट देंगे उसकी, अप्रैल के सेकेंड वीक तक हमें रिपोर्ट देनी है बैंक के केस में। ठीक है, सो दैट, अच्छा ये हो गया। अब हम आते हैं कि ऑडिट कौन कर सकता है। क्या सीएई ऑडिट कर सकता है? या सीएई ऑडिट क्यों करेगा? सीएमए भी कर सकता है, कंपनी सेक्रेटरी भी कर सकता है। सो हु कैन बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर? नंबर एक, प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, ओनली चार्टर्ड अकाउंट हैविंग प्रोफेशनल डिग्री। अब देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास पास कर लिया उसने, उसके पास डिग्री है, तो भैया उसको आ सकता है क्या अपॉइंटमेंट लेटर? नहीं आ सकता भाई। हमें क्या करना होता है, एक पैनल में तो नाम देना पड़ेगा ना, अपने पैनल ऑफ ऑडिटर्स। ठीक है, यानी कोई भी बैंक हमें ऑडिट कब देगा, जब हम उसको अप्लाई करें कि मैं ऑडिट करने में इंटरेस्टेड हूँ। बहुत से घूम रहे हैं ऐसे ही, उन्होंने अप्लाई नहीं किया, उन्होंने अपने आप को एम्पैनल नहीं करा रखा, उसको ऑडिट नहीं मिलेगा, उसकी फर्म को ऑडिट नहीं मिलेगा। तो फिर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या हो सकता है, ही इज चार्ट क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसको ऑडिट अलाउड नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन क्या वो ऑडिट नहीं कर सकता? यस, ऑडिट कर सकता है एज एन असिस्टेंट, एज एन क्वालिफाइड असिस्ट असिस्ट कर सकता है, बट वो रिपोर्ट साइन नहीं कर रिपोर्ट सकता। सिग्नेचर नहीं होगा। ठीक है, तो वही रेस्पॉन्सिबल होगा जिसको अपॉइंट किया गया, ही हैज टू साइन द रिपोर्ट। तो कौन हो गया, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, और ड्यूली एम्पैनल्ड हो गया। और एम्पैनल कहाँ होता है, हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू एक एम्पैनल होता है, लिस्ट बनती है उसकी। उसके बाद में वो कहाँ जाता है, आरबीआई को जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जाता है। और उसके बाद में वो डिफरेंट बैंक्स में चला जाता है कि भाई ये लिस्ट है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, हु आर इलिजिबल फॉर बैंक, तो आप इनसे अपना ऑडिट करा सकते। तो इट इज द डिसीजन ऑफ द दैट पर्टिकुलर बैंक, बैंक हेड ऑफिस, कि भाई हमें किस फर्म से ऑडिट करा। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल चल रहा है। तो कौन हो गया, दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा? व्हेन हो गया, हु हो गया। हैं? कैसे? नहीं, कौन हो गया और कब हो गया, और उसके बाद क्या है, वेयर। हाँ चलिए, वेयर भी बता देता हूँ। भाई ऑडिट कहाँ करेंगे हम, तो प्रैक्टिकली हम कहाँ ऑडिट करते हैं, ब्रांच में जाके, बैंक की ब्रांच में जाकर के ऑडिट करते हैं। चलिए, अब आप लोगों के लिए एक नया क्वेश्चन उठाता हूँ। आज की डेट में टेक्नोलॉजी फास्ट हो गई है, अवेलेबल है, तो क्या हम अपने ऑफिस में बैठे बैठे बैंक का ऑडिट कर सकते हैं? ड्यूरिंग कोविड, यस, बताइए। ड्यूरिंग कोविड इट इट स्टार्टेड इवन, है ना। ड्यूरिंग आवाज नहीं आ कोविड रही, आवाज नहीं आ रही। अच्छा चलिएगा, हाँ कर दो कर दो, चलिएगा। तो देखिए, अब इन्होंने बताया कि ड्यूरिंग कोविड हमने देखा था ऑनलाइन के लिए, नहीं, उसमें भी हमें ब्रांचेज में जाना पड़ा। अब ये मतलब क्या है,
ये इसका एक्यूरेट आंसर नहीं है। तो अभी ऑडिट में मैंने क्या क्या बताया था? चेक करना, वेरीफाई करना और रिपोर्ट करना। तो आप चेक तो ऑनलाइन कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो क्या? और वेरिफिकेशन में भी वाउचिंग, वाउचिंग भी वेरिफिकेशन है, और फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स। समझ लो बात को। चेकिंग किसकी होएगी? ये ध्यान रखना, जो भी आइटम हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के हैं। वेरिफिकेशन किसका होगा? जो भी आइटम हमारे बैलेंस शीट के हैं। ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहीं से बैठे बैठे कोशिश करते हैं बिना ब्रांच में जाए, तो रिजल्ट में डेविएट, हमारे ऑडिट रिपोर्ट हो सकता है वो परफेक्ट ना जाए। ठीक। अब बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है चलेगा, अब हम ऑडिट पे आते हैं वापस। हमने क्या किया? हमने, हमारा अपॉइंटमेंट हो गया, हम ब्रांच में ऑडिट करने के लिए पहुंच गए। ठीक है जी। हमें क्या करना है? चेक करना है, वेरीफाई करना है और रिपोर्ट देनी है। अब रिपोर्ट क्या देनी है, किसको देनी है? ठीक है। तो जिसने हमारा अपॉइंटमेंट किया है उसको रिपोर्ट दे देंगे, सो सिंपल। अपॉइंटिंग अथॉरिटी। चलो चलो, ये भी हो गया जी। अब रिपोर्ट क्या करनी है? हम जो है वो रिपोर्ट बनाते हैं, और उसमें नीचे लिखा रहता, हम ध्यान नहीं देते, गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यानी बैलेंस शीट एज ऑन दिस डेट। दो चीज कहते हैं। यानी हम क्या सर्टिफाई कर रहे हैं, हम क्या रिपोर्ट दे रहे हैं कि साहब इसके जो प्रॉफिट्स दिखाए गए हैं वो सही है, यानी प्रॉफिट कम या ज्यादा नहीं है, इन्फ्लेशन इन्फ्लेटेड प्रॉफिट नहीं है, डिफ्लेटेड प्रॉफिट नहीं है, कहीं कोई एडजस्टमेंट नहीं है। और ऐसे ही जो बैलेंस शीट का स्टेट ऑफ अफेयर्स है कि ये एसेट्स हैं और ये लायबिलिटी है, तो वास्तव में ये एसेट हैं। जैसे एसेट साइड में दिखा दूं मैं कि मेरी जो है 10 करोड़ की एफडी है, दिखा दिया बैलेंस शीट में। तो भाई जब मैं उसको फिजिकली वेरीफाई करूंगा एफडी को सामने रख करके, तभी तो सही रिजल्ट आएगा। फिजिकली मैंने वेरीफाई किया नहीं, उसकी अकाउंटिंग एंट्री को मान लिया, तो मतलब क्या हुआ? देयर इज चांसेस ऑफ फ्रॉड। हम 10 करोड़ की एसेट दिखा रहे हैं, इनफैक्ट एसेट है नहीं, तो लॉस ही है। तो मैं थोड़ा थोड़ा बैंक ऑडिट में आपको थोड़े से बाहर के फंडे भी बता रहा हूँ, डेविएट हो जाता हूँ मैं कहीं से। तो सुनिए, तो हमें रिपोर्ट क्या करनी है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सही प्रॉफिट बता रहा है, और बैलेंस शीट सही फाइनेंशियल पोजीशन बता रहा है। ठीक है। चलो जी। तो ये हो गया, हम क्या रिपोर्ट दे रहे हैं। अब वहां पर जाकर के हम उसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे? ऑडिट प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है। तो ऑडिट प्रोग्राम में हम तय करेंगे कि कौन कौन लोग हमारे साथ जा रहे हैं, कौन आदमी क्या क्या एरिया को अटेम्प्ट करे। ठीक है। और क्या था अभी तुम्हारा क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या था? सारे क्वेश्चन खत्म हो गए? हाउ कैसे करेंगे, तो अब ये करते हैं। चलो, तो शुरुआत किससे करेंगे हम? बैलेंस शीट से करेंगे या प्रॉफिट एंड लॉस से करेंगे? अब हम क्या कर रहे हैं? हम प्रैक्टिकली बैंक में जा रहे हैं। चलो जी, पहुंच गए जी। जब हम बैंक में जा रहे हैं, तो बैंक वाला हमें कैसे रिकॉग्नाइज करेगा कि हम इस सीए फर्म से हैं? तो हमें ऑथराइजेशन लेटर भेजना, लेकर के भेजना चाहिए, नहीं तो भगा सकता है। मिल लिए जी उनसे। हाँ जी, आई हो जी, बैठो जी, बैठ गए, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है? हम तो नए भी हो सकते हैं, और हो सकता है हम पहले से बैंक ऑडिट के हमारे पास नॉलेज हो थोड़ी। तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं वी आर फ्रेश, बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, और हमें नए सिरे से करना। तो हम क्या करते हैं? ब्रांच मैनेजर से या डिप्यूटेड ऑथराइज पर्सन से, कोई भी एक, हमें एक पर्सन तो चाहिए। हम क्या करेंगे कि उससे बात करते हैं, भाई तुम अपना सॉफ्टवेयर बताओ, ये बताओ किस सॉफ्टवेयर में काम करते हो। ठीक है।
ये नेचर है ये तुम्हारी, कितना वॉल्यूम है तुम्हारे वर्क का, कितने तुम्हारे कस्टमर हैं, ठीक है। और अगर ज्यादा अंदाजा लेना हो तो उसकी पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट्स के सारा बंच ले लो, सो दैट टू मेक एन आइडिया ये ब्रांच चली आ रही है, इसमें इस तरह की गलती हुई थी, उनका करेक्शन हुआ या नहीं। आइडिया लग गया तुम। उसी से हम अपना एरिया डिसाइड करेंगे किसमें हमें ज्यादा मेहनत करनी है, जिसमें हमें ज्यादा टाइम लगाना है और किसमें हमें कम टाइम। ठीक। सो शुरू कर दो भाई। अब बैलेंस शीट पर आ जाते हैं हम पहले। तो जो बैंक की बैलेंस शीट होती है उसका फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड है, लेकिन हम आम बैलेंस शीट बनाते हैं मैं उसी से ही समझाऊंगा। तो पहले हमारे बैलेंस शीट में क्या होता है, फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट का रजिस्टर होता है और उसका स्टेशन होता है, यानी प्लेस, वो एसेट कहाँ पर है। और तुमने अधिकतर देखा होगा बैंकों में जाओगे, पंखे पे भी नंबर लिखा रहता है, अलमीरा पे भी नंबर लिखा रहता है। यानी मतलब क्या है, इसका मतलब वो एसेट रजिस्टर मेंटेन है और उसमें उस सीरियल नंबर पर वहां मिलेगा। ठीक है। तो इसमें हमें क्या मिल सकती है गलती, किस तरह की क्वेरी मिल सकती है कि सम ऑफ द फर्नीचर जो ब्रांच का है और वो मैनेजर साहब के घर पे है, ये मिल सकता है आपको, क्योंकि मिस यूटिलाइजेशन तो होता है ना, जिसका दाम लगे वो करने की कोशिश करता है। तो हम इसमें ये पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो, तो फिक्स एसेट वेरीफाई कर लिया हमने। हम तो यहाँ 100% सिखा रहे हैं आप। चलो हो गया। फिक्स एसेट के बाद क्या आती है भाई तुम्हारी, इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट में भी मैंने बता दिए, एफडी हैं, शेयर्स हैं, कुछ हैं, कहाँ कहाँ हमने इन्वेस्ट कर रखा, म्यूचुअल फंड है, पता नहीं बैंक ने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है। तो हम उन सब के क्या देखेंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। चलो जी। और जब हमने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देख लिए तो कई बार तो क्या होता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी फ्रॉड हो जाते हैं। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, वहां से कंफर्मेशन। देखो, ऑडिट का हमारे को अधिकार है एज एन ऑडिटर, वैसे भी टैक्स ऑडिट में भी अधिकार है कि जितने भी जिसका हम टैक्स ऑडिट करते हैं, डेटर्स क्रेडिटर्स हैं, हम डायरेक्टली डेटर क्रेडिटर से कंफर्म कर सकते हैं कि साहब हम इस कंपनी के ऑडिटर हैं और हमारी कंपनी में जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं उसके अनुसार आपकी ये बैंक ये स्टेटमेंट है, अकाउंट स्टेटमेंट है, प्लीज वेरीफाई इट, कम्युनिकेट अस। ठीक है। ये हम क्यों करते हैं, जो जैसे हम रिकंसिलेशन वगैरह कर ले, किसी ने एंट्री करी है किसी ने एंट्री नहीं करी है, जस्ट कि वो एक्यूरेसी पर पहुंच जाए। वेरीफाई हो गया, इसे तो वेरिफिकेशन कहते हैं। तो हम क्या मानते हैं, जैसे अभी बैंक में जाओगे तुम लोग, तो बैंक में इस बैंक का बैलेंस विद अदर बैंक भी अकाउंट है। जो बैंक ब्रांच होती है इसका दूसरी जगह अकाउंट होता है, स्टेट बैंक में अकाउंट हो सकता है। ठीक। बैंक की बुक्स कह रही है कि मेरा 5 करोड़ रुपया है जी वहां पर, और बैंक ने अपनी स्टेटमेंट दे दी, तो क्या हमें मान लेना चाहिए वो, भाई हमारा तो मन ये करेगा ठीक है जी, वो तो सारा एंट्री है जी सारी है। तो हम दो काम करेंगे, एक तो उसका क्या मांगेंगे कि भैया तुम स्टेटमेंट उस बैंक की भी ला दो जहां हमारा अकाउंट है। ठीक। अगर उसमें कोई रिकंसिलेशन के पॉइंट है तो रिकंसिलेशन बनाओ उसका। और अगर एज इट इज हो रहा है, उसने कंफर्म कर दिया जी हमारी बुक्स में भी इतना और हमारी बैंक की बुक्स में भी इतना, तो इसका मतलब मैटर सेटल। और ये पॉइंट आप बैंक ऑडिट में सेटली देखोगे। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट्स हो गए भाई, कंफर्मेशन के साथ हो गए। नेक्स्ट, करंट एसेट्स आती हैं। करंट एसेट में क्या हो सकता है, कैश होएगा। तो कैश ध्यान कर लो, जैसे हम ब्रांच में जाते हैं तो हमें कैश फिजिकली काउंट करना होता है और उसकी रिपोर्ट अलग से जाती है कि हम ब्रांच में गए, इतने बजे हमने जो है फिजिकली कैश वेरीफाई किया,
और उसमें इतने के नोट, इतने इतने के नोट, इतने ये सिक्के, ये फलाने ढिमके, सब कुछ एक जो है डिनोमिनेशन बनता है उसका। बैंक में हमेशा अलग अलग बनता है, 1,000 के नोट इतने, 500 के नोट इतने, 200 के इतने, 10 के कोइन इतने, 5 के कोइन, जो भी है मतलब डिनोमिनेशन में बनेगा वो, ठीक है। और टोटल रुपीज इतना, उसको हम किससे चेक कर सकते हैं? उसको हम चेक करते हैं बैंक जो है डेली, एक तो उसमें होगी एंट्री, कंप्यूटर सिस्टम में एंट्री होगी, वहां पर बैलेंस दिखाता है। दूसरा, कैशियर को आदेश है कि वो डिनोमिनेशन में डेली वहां पर लिखता है, हार्ड में लिखता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस हार्ड वाले रजिस्टर को भी देखेंगे 31 मार्च का, और जो फिजिकल भी देख लेंगे उसका, ठीक है। अब आपको एक समस्या आएगी, हम भाई कब जा रहे हैं बैंक में ऑडिट करने के लिए ब्रांच में? 5 तारीख को, ठीक है। और हमें रिपोर्ट कौन सी डेट का करना है? अगर 5 का ही करना है तो वेल एंड गुड, लेकिन हो सकता है वो 5 में सही कर लिया उसने, आज ऑडिटर जा रहे हैं उसने सही कर लिया, और 31 में उसका गड़बड़ था। तो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस करते हुए 31 में पहुंच जाएंगे। प्लस माइनस समझ में आ रहा है? 1 तारीख को जो निकाला और आया, बैक चल लेंगे, बैक कैलकुलेशन कर ली, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। तो हमने कैश की कर ली। अब हमारे पास क्या होते हैं? डेटर्स, ठीक है। तो बैंक की बैलेंस शीट में कभी भी तुम्हें डेटर्स नहीं मिलेंगे। डेटर्स किस में मिलेंगे? जो ट्रेडर है या मैन्युफैक्चरर है, बैंक की बैलेंस शीट में। यानी डेटर का मतलब क्या है कि मुझे मार्केट से ये पैसा लेना है, तो बैंक ने क्या करा जो उसको पैसा लेना है? लोन दिया। भाई जो उसने लोन दिया वही तो लेगा वो मार्केट से। तो डेटर की जगह हम क्या मान के चलेंगे? लोन्स एंड एडवांसेस। बैंक कोई सेल तो कर नहीं रहा, तो ऐसा पैसा जो उसने लोन के रूप में लोगों को बांटा है, वो क्या हो गया उसके? डेटर्स। डेटर टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करेंगे इसमें, बट अपने माइंड में आप रख सकते हो समझने के लिए। तो ये हमारे बैंक ऑडिट का 90% न बच जाएगी। 90% काम इसी पे करते हैं कि जो पैसा बैंक का जो पैसा पब्लिक को दिया गया है, वो पैसा हमारा सुरक्षित है, उतना ही पैसा है, कम तो नहीं है, मर तो नहीं गया, या मरने की कगार पे तो नहीं है, ठीक है। इस पे ही हमारा 90% ऑडिट टिका हुआ है। स्टॉक होना नहीं है बैंक के पास में, स्टॉक मिलेगा किसी को? तो ट्रेडिंग तो कर नहीं रहा हो। एक और चीज है तुम्हें मिलेगी देखने के लिए बैंक ऑडिट में, बिल्डिंग। कभी भी तुम बैंक की बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग नहीं देख पाओगे, लीजिंग, है ना? ठीक है। तो मतलब क्या है उनका, कि ये बैंक की क्या टर्मिनोलॉजी है तो समझ में नहीं आई। तो हमेशा उनकी बिल्डिंग किस पे होती है? रेंटेड होती है, ठीक है। क्योंकि हेड ऑफिस वगैरह का तो मैं नहीं कह सकता कि हेड ऑफिस इनका अपना या नहीं है, अधिकतर इनका सब क्या होता है? रेंटेड। तो लैंड एंड बिल्डिंग मिलेगी, तो एसेट साइड पूरी होगी। नाउ माइंड फ्रेश है, आगे बोलूं? अब हम बात करेंगे लोन्स एंड एडवांस की। बैंक लोन एंड एडवांस क्यों करता है, क्यों देता है? बेसिक जॉब है उसका, काम यही है। उससे क्या इंटेंशन है उसकी, कि भाई बैंक ने आपको लोन दिया, बैंक की इंटेंशन ये है कि मुझे मेरा इंटरेस्ट टाइमली मिल जाएगा और मुझे मेरा पैसा वापस मिल जाएगा। दो ही इंटेंशन है उसकी। जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा वो कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट बन जाएगा। और जो मेरा पैसा वापस आएगा मैं उसे प्रिंसिपल में से सेट ऑफ करता चला जाऊंगा, पूरा पैसा मेरा आ जाएगा अकाउंट, क्लियर हो गया, खत्म हो गई बात। बट जो सोचो वो होता, ठीक है। चलो, पहली बात,
ऐसा एडवांस जो प्रिंसिपल भी और इंटरेस्ट भी टाइमली दे रहा है, तो वो अच्छा है, सबसे अच्छा है। कह दो उसको स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड है भाई, बिल्कुल फिट है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। अब समझ लीजिएगा बात, आम उसमें भी, भाषा में भी, कि जब कोई किसी को उधार देता है और उसको पैसा मरना शुरू होता है, तो इंटरेस्ट आना बंद हो जाता है, धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है। पहले तो हर महीने की 1 तारीख को आ जाता था। फिर वो क्या करता है, फंड्स की उसके बाद कमी है, जो भी है मैटर, तो वो पता चला जी वो 15 दिन डिले करने लग गया, फंड्स का अरेंजमेंट नहीं है। फिर पता चला 2-3 महीने बाद में 1 महीना ही डिले हो गया। फिर पता चला कि 2 महीने का पेंडिंग हो गया। और फिर पता चला 3 महीने का पेंडिंग। ठीक है। फिर पता चला 4 महीने का पेंडिंग। समझ में आ गई बात। तो बैंक बर्दाश्त करता है 3 महीने यानी 90 डेज तक। उसे उम्मीद रहती है कि चलो अब निधिया दे देगा, आ जाएगा, कर लेगा। तो इसीलिए बैंक वाले लोग क्या करते हैं, जो इनके कलेक्शन वाले लोग होते हैं, मार्च के महीने में एक्टिव हो जाते हैं, और वो सारा ओवर ड्यू, यानी ये क्या है, एक तरह से ड्यू तो हो गया, ओवर ड्यू, वो सारा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई दे। अगर बैंक का पैसा नहीं आ रहा है टाइमली, इसका मतलब कहीं कोई प्रॉब्लम है। अब वो क्या प्रॉब्लम है, या तो हमने गलत आदमी को पैसा दे दिया, या हमने पैसा सही आदमी को, उसने कहीं और लगा दिया उसको। भाई जिस पर्पज के लिए मैंने पैसा दिया था, वो पर्पज मीट आउट क्यों नहीं हो रहा। या ये भी हो सकता है कि सही आदमी को पैसा दिया, सही जगह पैसा दिया, सही जगह लगाया गया, बट ये तो नेचर है, कहीं में नुकसान भी हो जाता है। देखो ये सब मैं तुम्हें माइंड खोलने के लिए बता रहा हूँ। तो पहला केस क्या रहा हमारा, अगर मेरा पैसा 90 डेज से कम का ड्यू है, ओवर ड्यू है, तो वो क्या है, स्टैंडर्ड। और 90 डेज से ज्यादा का ड्यू है, तो हम कह देंगे ये हो गया सब स्टैंडर्ड। कोई सिंपल, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, आवाज नहीं आ रही। Yes. चलो, सब स्टैंडर्ड हो गया। सब स्टैंडर्ड होने को ही हम एनपीए कहते हैं। एक टर्म लिख लो, एनपीए। बैंक में जब भी बात करेंगे एनपीए आएगा ही आएगा। व्हाट इज एनपीए? एनपीए का मीनिंग है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये क्या मतलब हुआ? अरे भाई, एसेट का मतलब एडवांस है यहाँ पे, ऐसा एडवांस जो परफॉर्म नहीं कर रहा। मतलब क्या हुआ, ऐसा एडवांस जिसपे ब्याज मिले जा रहा है, प्रिंसिपल मिले जा रहा है, जो ड्यू है वो मिले जा रहा है, वो परफॉर्म कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है। 90 दिन के अंदर अंदर है। और जब वो 90 दिन से ज्यादा कूद जाता है, कुछ नहीं दे रहा, वो हमारे को पार कर देता है, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग या सब स्टैंडर्ड। समझ में आ गया। अब सब स्टैंडर्ड में भी क्लासेज हैं, कि सब स्टैंडर्ड में हम कितने दिन रख सकते हैं। यानी सब स्टैंडर्ड का मतलब क्या हुआ, कि भाई हमें उस पर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल आना बंद। अब क्या है, देखो, मैं तुम्हारे को अभी समझा रहा था कि ये कैश सिस्टम, इनकम बुक करने का, और मर्केंटाइल सिस्टम। तो बैंक कौन सा सिस्टम लगाता है? चलो नहीं पता, बता दो, मर्केंटाइल सिस्टम से चले। इन दोनों का कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं मैं तुम्हारा, कैश सिस्टम और मर्केंटाइल सिस्टम। ठीक है। एक तुमने पढ़ा होगा मैचिंग प्रिंसिपल, कंसेप्ट करो मैचिंग। ठीक है। उसमें क्या होता था, कि तुम्हारे पास एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तुमने परचेज 12 महीने की बुक कर ली, तो सेल्स भी 12 महीने की आनी चाहिए। तुमने खर्चे 12 महीने के बुक कर लिए, तो कोरस्पॉन्डिंग इनकम भी 12 महीने की आनी चाहिए। तो जो 1 महीने की इनकम मेरी मिली नहीं है, और उसको मैं बुक नहीं करूंगा,
तो लॉस ही आ जाएगा नहीं आ जाएगा। मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चे पूरे 12 महीने के जो मैंने पे कर दिए, और इनकम मेरी 11 महीने की है, क्योंकि एक महीने की मुझे मिली नहीं है। तो इक्वलिटी का प्रिंसिपल भी खत्म हो गया। इक्विटी भी था ना, इक्विटी इक्वलिटी कुछ पढ़ा होगा तुम लोगों ने, तो वो भी खत्म हो गया हमारा, और मैचिंग कंसेप्ट भी खत्म हो गया। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सही रिजल्ट देने के लिए हमें 12 महीने की इनकम देनी। क्लियर होगी बात ये, इसको बोलते हैं मर्केंटाइज। इसी तरह से समझ रही बात को, बैंक इंटरेस्ट देता भी है। जो बैंक इंटरेस्ट देगा वो उसका एक्सपेंडिचर साइड में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के। मान लीजिएगा मैंने बैंक में एफडी करा रखी, वो मुझे ब्याज दे रहा है, तो बैंक के लिए खर्चा है। जो मैंने बैंक से लोन ले रखा, मैं उसे ब्याज दे रहा हूं, वो बैंक के लिए इनकम। अब मैंने जो अपनी एफडी कराई, मेरी एफडी ऐसी है कि वो 15 अप्रैल को मैच्योर होगी। ठीक है, इंटरेस्ट मुझे करना है। अब तो मैं 15 दिन का इंटरेस्ट तो अगले साल में लेके जाऊंगा, और यहां तो मैं जितना 31 मार्च को मेरा टाइम हुआ उतना करूंगा। तो मैं पूरे साल में से 15 दिन का इंटरेस्ट काट करके 11.5 महीने का इंटरेस्ट अगर मैंने नहीं दिया उस एफडी पे, एफडी भी दो तरह की है, इंटरेस्ट हर महीने दे रहा हूं अलग बात है, और इंटरेस्ट उसी में घुस जा रहा है, एक्यूमुलेट होता जा रहा है, तो अलग बात। तो मैं क्या करूंगा, मैंने दिया नहीं है तो मैं क्या कहूंगा, 11.5 महीने का इंटरेस्ट मुझे पे करना है, प्रोविजन बनाऊंगा। ये ऐसे समझो कि जैसे सैलरी तुमने 11 महीने की दे दी, मार्च महीने की सैलरी आप पे करते हो अप्रैल में, तो नॉर्मली तुम क्या करते हो, मार्च महीने की सैलरी का प्रोविजन बनाते हो, यानी प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चा दिखा दोगे और बैलेंस शीट में पे कर दोगे। ऐसे ही बैंक करता है। 31 मार्च की डेट पे किसी भी एफडी पे अगर उसने इंटरेस्ट पे नहीं किया है, तो उसको क्या करेगा, वो निकाल लेगा, सिस्टम कैलकुलेट करता है, और उसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डाल देगा इंटरेस्ट पेबल, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी कर देगा इंटरेस्ट पेबल। ये समझ में आ गया। अब मैं भूल गया, मैं तुम्हें क्या बता रहा था, ट्रैक से हट गया। हाँ, एडवांस चीज बताओ, एडवांस चीज बताओ। तो हमें समझ में आ गया जो प्योर बढ़िया है जी, अकाउंट चल रहा है जी, और गलती भी कर दी तो 90 दिन से ज्यादा की नहीं करी तो हमारा हो गया स्टैंडर्ड, और 90 दिन से ज्यादा की कर दी तो वो हमारा सब स्टैंडर्ड, यानी एनपीए। अब एनपीए की इस समय नहीं बता रहा मैं आपको, एन इसकी भी सब स्टैंडर्ड की भी श्रेणी है, क्लासिफिकेशन। अब वो दे ही नहीं रहा पैसा आपको सालों से, ठीक है, तो वो क्या हो गया, डाउटफुल, यानी हमें डाउट लग गया, पता नहीं अब आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, फिर डाउट लग गया, उसने फिर नहीं पैसा दिया हमारा, उसके बाद में क्या हो गया, लॉस्ट एसेट, खत्म, कुछ नहीं आना है। तो मेरे ख्याल से टाइप समझ में आ गया तुम्हें। पहला प्योर बिल्कुल क्या होता है हमारा, स्टैंडर्ड। दूसरा, 90 दिन तक पेमेंट नहीं दे रहा, उससे ज्यादा डिले कर दिया तो सब स्टैंडर्ड मीन्स एनपीए। एनपीए के बाद में एक सर्टेन टाइम तक एनपीए चलेगा, एनपीए के उसके बाद में क्या हो जाएगा, वो डाउटफुल। डाउटफुल भी एक सर्टेन टाइम तक चलेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, लॉस्ट। अब समझो बात। विशांत ने 1 करोड़ रुपए का लोन ले रखा है, और ये बैंक को चक्कर कटवा रहा, देता नहीं पैसे उसे। तो इसने लोन लिया था मार्च 23, तो मार्च 23 के बैलेंस शीट में इसका स्टैंडर्ड तो सही आ रहा था सर। मार्च 24 में इसने 90 दिन के अंदर आ, सब सही था, बात कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड ही है इसका। अब क्या करा इसने, अप्रैल से इसने झटका दे दिया बैंक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका सब स्टैंडर्ड हो गया। तो बैंक मानेगा एक, हाँ जी दूंगा जी, करूंगा जी, खराब हो रहा है जी, कोरोना आ गया जी, वो आ गया जी, यात्री नहीं आए, ठंडा हो गया, गर्म हो गया, हरिद्वार है जी, वैसे है जी। तो 10 तरह के बहाने बना रहा है। तो क्या हो गया, नहीं, एनपीए, नॉन स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है जी। जैसे ही सब स्टैंडर्ड हो जाता है, तो बैंक को क्या करना पड़ता है, वो रिस्क जोन में आ जाता है।
1 करोड़ रुपया तो डूब सकता है। क्या करूं मैं? अगर ये डूब गया तो क्या करूंगा मैं? तो उसका 2%, 5%, 10%, जस्ट कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि वो पूरा पढ़ना पड़ेगा, रेकुलेट देखना पड़ेगा। तो उसको क्या करेंगे? 1 करोड़ का 2% या 5% हम क्या करेंगे? प्रोविजन बनाएंगे। अब ये प्रोविजन क्या होता है? क्या भला है प्रोविजन? प्रोविजन कुछ नहीं है, अपने प्रॉफिट में से 5% काट के अलग को रख। मैं कहूंगा मेरा प्रॉफिट हुआ ही। अब अगर प्रोविजन नहीं बनाया तो क्या हुआ? इस साल का प्रॉफिट सारा चला गया, सारा मैंने शेयर होल्डरों को बांट दिया। अब ये जो पैसा 1 करोड़ रुपया, ये तो अगले साल विशांत बिल्कुल घुटने टेक देगा, ये तो मार के भाग जाएगा। तो मेरा जो पैसा एक का 1 करोड़ रुपया बैंक को चूना लगेगा। कब लगेगा? 2 साल बाद। अब हमारा एक अकाउंटिंग का कंसेप्ट है, याद करो, फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को हम अकाउंट फॉर नहीं करते, बट फ्यूचर में होने वाले लॉस को अकाउंट फॉर करते। अब नाम तुम्हें पता होगा, क्लियर समझ में आ गई? तो इसने प्रूडेंस बता दिया इसको, दूरदृष्टिता है, यही है। चलो जो भी है, समझ में? तो हमें समझ में आ गई कि फ्यूचर में लॉस होने जा रहा है, उसके लिए हमने अभी से ही प्रोविजन डाल दिया। जैसे सब स्टैंडर्ड हुआ और इसका टाइम बीतता गया, प्रोविजन बढ़ता चला। जैसे ही डाउटफुल हुआ, परसेंटेज और बढ़ जाती है, वो 40-50% तक भी चली जाती है। ठीक है जी। और जैसे ही लॉस्ट हुआ, 100% प्रोविजन चाहिए उसका। हम देखते हुए आएंगे, पहले साल इतना बना दिया था, दूसरे साल इतना बना दिया था, तीसरे साल इतना बना दिया था, अब चौथे साल में लॉस्ट हुआ है तो हमारा टोटल पैसा ही डूब गया। ये प्रोविजन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बाकी का कर दो पूरा और खाता खत्म। तो मेरे ख्याल कंसेप्ट वाइज तो क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है बिल्कुल भाई? बोलो भाई ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको एसेट्स के टाइप बता दिए, प्रोविजनिंग बता दी क्यों करते हैं, उसका इफेक्ट बता दिया क्यों करते हैं। अब देखिए, प्रोविजनिंग में एक महीन चीज और, विशांत ने 1 करोड़ रुपया बैंक से लिया, लेकिन बैंक भी चालू था, उसने इसका घर गिरवी रखवा दिया। तो बैंक क्या करता है, जब एनपी हो जाता है अकाउंट, तो हर साल उसकी वैल्यूएशन कराता है। ठीक है। तो 1 करोड़ रुपया बैंक का डूब रहा है, बैंक का नहीं, मैं इसका घर बेच दूंगा। ठीक है, वैल्यूएशन कराई और उससे पता चला 60 लाख तो वहां से मिल जाएगा। तो उसने उसकी बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी। तो हम प्रोविजनिंग किसका बनाएंगे? लॉस्ट एसेट कितनी होएगी? 40% ही तो होएगी। मतलब ये केयर देखना है, ऐसा नहीं कि वहां प्रोवाइड कर दिया और वो पैसा मिल रहा है उससे, कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। सो एडवांसेस के सारे क्वेश्चन मैंने ख्याल से मैंने आपको बता दिए। अब एसेट साइड में तो कुछ नहीं बचा, लाइबिलिटी में आ जाओ। लाइबिलिटी में पहला आइटम क्या होता है? कैपिटल, है ना? चलो, अब तुम ब्रांच की बैलेंस शीट में जाओगे तो वहां कैपिटल नहीं मिलेगी। ये क्या मतलब है भाई? कैपिटल है ही नहीं वहाँ। कैपिटल किसकी बैलेंस शीट में होगी? हेड ऑफिस की बैलेंस शीट में नहीं। तो अब ब्रांचेज में क्या होगा? ब्रांचेज कहेगा मुझे हेड ऑफिस का इतना देना, या हेड ऑफिस को मैंने इतना एक्स्ट्रा दे रखा। इनका अकाउंट चलता रहता है। आगे समझे बात? उसमें एचओ अकाउंट मिलेगा, लाइबिलिटी में मिलेगा तो हमें एचओ का देना है। और ये एसेट में भी मिल सकता है, ब्रांच अपने आप में इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हेड ऑफिस और लेना है उसको पैसा, पता नहीं, जैसा भी हो, डिपेंड्स। अब ये जादू कैसे चलता है, देखिएगा। जब भी तुम किसी मैनेजर को पाओगे, वो एफडी के लिए भूखा मरता है। वो एफडी करा दो, एफडी करा दो, एफडी करा लो, एफडी करा लो, करता रहता, नहीं करता रहता। तो बेसिक पर्पज क्या है बैंक का? एडवांस दो मैक्सिमम, और मैक्सिमम एफडी से बिजनेस लाओ। ठीक। एफडी पे जो ब्याज देगा वो 8% देगा, और लोन पे जो ब्याज लेगा 12% देगा। वो जो 4% है वही तो प्रॉफिट है उसका। उस प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज करें? इधर से लोन भी बढ़ावे और उधर से एफडी भी बढ़ावे।
ठीक है। दूसरी बात, कोई कोई ब्रांच ऐसा होती है, मोस्टली तुम लोग ये पहाड़ों में मिलेंगे तुम्हें ब्रांच, कि जहां पर ट्रेड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कम है और वहां पर अधिकतर गवर्नमेंट रिटायर्ड एम्प्लॉय रहते हैं। तो उनकी क्या आ रही है वहां पर, पेंशन आई जा रही है, एफडी बनी हुई है, रिटायरमेंट के समय मिला 1 1 2 2 करोड़ रुपया, वो सारा उन्होंने वहां एफडी। सीनियर सिटीजन है, सारे कहाँ करेंगे पैसा, एफडी में बनाएंगे, एफडी बना के छोड़ देंगे और ब्याज खाते रहेंगे आगे। तो उस ब्रांच में क्या है, एफडी ज्यादा है यानी लाइबिलिटी ज्यादा है और लोन है नहीं। तो बैंक का एक पैरामीटर ये भी है कि जो उसके पास पैसा है, फंड्स हैं, वो फंड्स तो बेकार पड़े हुए ना, तो उनको कहाँ करेगा वो, दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर देगा या हेड ऑफिस में। इसलिए हेड ऑफिस एसेट में भी हो सकता है। क्लैरिटी आ गई। और एक चीज और बता दूं मैं तुम्हें, कि जिसको भी उसने पैसा दिया है, हेड ऑफिस या वो ब्रांच, वो भी उसको इंटरेस्ट देती है ब्रांच को। पैसा तो ब्रांच का है ना, ब्रांच की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आएगी, नहीं तो लॉस आ जाएगा ना ब्रांच में। अगर हमने पूरा पैसा एफडी का ले रखा है, उसके ऊपर ब्याज तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ जाएगा, मुझे इतना ब्याज देना है, और एडवांस दिया है नहीं मुझे, तो जब मैंने दिया नहीं तो लेने वाला ब्याज क्रेडिट में आएगा, वो कम आएगा, तो मेरा क्या होगा, लॉस। मेरी ब्रांच इतनी बढ़िया चल रही है, मैं एफडी पे एफडी लिए जा रहा हूँ, ठीक है जी, और मुझे लॉस की ब्रांच बता रहे हो, तो मैं उस फंड्स को क्या रखूंगा, ऐसे तो डोरमेट थोड़ी रखूंगा अपने पास, मैं किसी ना किसी को दे दूं। अब ये जो एडजस्टमेंट करता है, ये एडजस्टमेंट एचओ करता है। एचओ बोलता है कि इतना इंटरेस्ट हो गया अभी तेरा, ये अकाउंट पर एंट्री कर, वो उसकी दादागिरी है, उसकी मान, यानी साल के लास्ट में एचओ कैलकुलेट करके दे देता है कि भाई ये ब्याज हमने तुम्हें दिया, मान लो। तो ये हो गया। अब हमारी कैपिटल की जगह हमें कुछ करना नहीं है। और दूसरा क्या होता है अभी, क्रेडिटर। क्रेडिटर आएंगे, क्रेडिटर कुछ होते नहीं बैंक के, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस आएंगे। बैंक के पास तो पैसा बतेगा, उसे किसी का क्या देना। और फिर क्रेडिटर परचेज क्या करेंगे, एसेट परचेज करेंगे, ना कैश में परचेज करते हैं, खर्चे करेंगे, सारे खर्चे पे कर देते हैं। तो इनफैक्ट क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल गुड्स कुछ मिलने लगे नहीं यहाँ पे। इनके क्रेडिटर क्या होते हैं, इनके क्रेडिटर वही है डिपॉजिट्स। जैसे डेटर की जगह लोन्स एंड एडवांसेस, ऐसे ही क्रेडिटर की जगह क्या आ गया, पब्लिक डिपॉजिट्स, जो हमने पब्लिक से पैसा लिया है, जिस भी फॉर्म में लिया है। अब वो डिपॉजिट किसान पत्र है, एफडी है, वैसे निधि है, 10 तरह के नाम दे देते हैं एफडी को अलग अलग, ये वाली एफडी, वो वाली एफडी, टर्म डिपॉजिट, मतलब इनफैक्ट वो एफडी है एक तरह की, मान के चलो। ठीक है, उसको कैसे चेक करेंगे भाई, उसके अकाउंट खुले हुए हैं, एफडी गई हुई है, हमें उसमें क्या देखना है कि 31 मार्च को ड्यू इंटरेस्ट पे हो गया या नहीं हो गया, और जो बचा उसके लिए प्रोविजन बन गया, खर्चे में पहुंच गया। जो हमने दे दिया उसके अकाउंट में चला गया, ठीक है। जो उसके अकाउंट में नहीं गया, मान लो 15 दिन का ब्याज बचा जो नहीं गया उसके अकाउंट में, दे देते हैं उसको। क्लियर समझ आ गई। तो क्रेडिट हमारी लाइबिलिटी साइड में क्या बचा, कैपिटल खत्म, क्रेडिटर की जगह ये आ गए सारे। और क्या मिलेगा भाई, एक क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस मिल जाएंगे। और क्या मिलेगा भाई, मेरे भी याद नहीं रहा क्या मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, एक आइटम और मिलेगा, यस यस। देखिए, आप जो है बैंक में अपना चेक या ड्राफ्ट डाल देते हैं, कि ये बिल डाल दे, कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में पैसे डाल दे। तो जो लास्ट के डाले हुए 30 के 31 के, और वो क्लियर होकर के नहीं आए, एंडोर्समेंट वो करके आता है, तुम लोग भूल गए होंगे, आया ना। तो वो क्या है कि वो बैंक की एसेट भी है और बैंक की लायबिलिटी है, वो दोनों साइड में इक्वल आएगा। मतलब बैंक में आपने चेक जमा करा कि भाई तुम जो है ये पैसा इकट्ठा करके लाके मेरे अकाउंट में डाल दो, तो एक तो तरीका ये कि ना बैंक के पास पैसा आया ना उसने तुम्हें दिया,
लेकिन एंट्री तो करनी है तुम्हें। तो जब एंट्री करी तो बैंक ने क्या किया, मेरे पास ये चेक आ गया। चेक आ गया तो क्या, मुझे इसका पैसा लाना है, तो मेरी क्या है, ये एसेट है। दूसरी तरफ ला करके पैसा किसको देना है, ग्राहक को देना है, तो ये मेरी लायबिलिटी है। तो इसको कॉन्ट्रा आइटम बोलते हैं। इसमें बिल्स हो सकते हैं और इसमें चेक्स वगैरह हो सकते हैं, ये कॉन्ट्रा आइटम। ठीक है, कोई क्वेश्चन? कुछ नहीं पूछ रहे, फ्रेश है सर हम तो, अभी हम कहाँ पूछेंगे कुछ। तो ये हो गया मोटा मोटा बैलेंस शीट का चेकिंग एंड वेरिफिकेशन। अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे। प्रॉफिट एंड लॉस तुम्हारा हो ही गया, ना इसमें ओपनिंग स्टॉक होगा, ना इसमें क्लोजिंग स्टॉक होगा, ना इसमें सेल होगी, ना इसमें परचेज। तो फिर होगा क्या भाई, क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट रिसीव होगा। किससे रिसीव होगा, जो लोन दिए थे हमने। और रिसीवेबल होगा, जिनका 31 मार्च को हमने डेबिट नहीं करा लेकिन हमें मिलना है, वो डाल दो इनकम में। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी हो सकती है, जैसे ड्राफ्ट बना के दिए, ड्राफ्ट कमीशन। और कोई बैंक काम कर देता उसका कमीशन। बैंक तो काम कोई कोई भी करा लो उससे, फ्री में तो करता नहीं, अपना कमीशन ले लेगा। सारे उसमें अदर इनकम में आ गए। अब खर्चे वाली साइड में आ जाओ। खर्चा बैंक क्या करता है, एक तो इंटरेस्ट वाला करेगा, इंटरेस्ट पेड और इंटरेस्ट पेबल। उसके बाद और क्या करेगा, बस उसे और कुछ नहीं करना होता। सारे सैलरी वैलरी फलाने एम्प्लॉइज के, उसके उसके वो सारे खर्चे उसमें डालते हैं। अधिकतर खर्चे बैंक के हेड ऑफिस से होते हैं, ब्रांच से कम ही होते हैं। और हमें क्या देखनी होती है, ब्रांच मैनेजर की पावर, कि जो ब्रांच लेवल पे उसने खर्चे कर भी लिए तो उसने अपनी पावर में किए हैं या नहीं किए। अगर उसकी पावर 1 लाख रुपए तक का खर्चा करने की है, तो क्या उसने 5 लाख रुपए के खर्चे तो डाल दिए उसमें। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना कि प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में एक हेड मिलेगा तुम्हें, एंटरटेनमेंट चार्जेस। तो वहां बेचारों के पास कई तरह के ऑल्टर आते हैं और उनके पास ग्राहक भी आते हैं। चाय नाश्ता ये तो भाई हमारा कल्चर है। ठीक है, अब उसको तो उसको बेचारे को छुट्टी दे दो भाई, उसे तो चेक मत करो कम से कम। तो ये हमने क्या कर दिया भाई, हम कौन कौन सा क्वेश्चन मैंने सेटल कर दिया। कौन कर सकता है वो बता दिया, कब करना है बता दिया, और कैसे करते हैं थोड़ा थोड़ा सा बता दिया। और बताओ, क्यों करते हो, हमें रिपोर्ट देनी है। वी हैव बीन अपॉइंटेड टू गिव द रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट तो हम तो सारा काम करेंगे। इन शॉर्ट पैसा मिल रहा है। नहीं तो वो भी तो नहीं, देख हाँ एक चीज और बता देता हूँ। अब इनका क्वेश्चन है जी हमें फीस मिल रही है जी। देखो ध्यान करो भाई, अगर हमें अपॉइंटमेंट हुआ है और हमारा अपॉइंटमेंट बिना फीस के भी है, तो वी कैन नॉट से कि हमें फीस नहीं मिल रही तो हम सही से ऑडिट नहीं करेंगे, ये मतलब नहीं है। ऑडिटर इज रेस्पॉन्सिबल। तो ऑडिट रिपोर्ट देना अलग है और फीस अलग। फीस मिलेगी, अगर नहीं भी मिली डज नॉट मीन कि भाई हम जो ऑडिट ना करें। चलो और कोई क्वेश्चन?